नमस्कार। आज का अपना टॉपिक रहेगा अकबर की विजय। इससे पहले वाले वीडियो में हम हुमायूं के बारे में पढ़ चुके हैं और 1540 ईस्वी के अंदर हुमायूं शेरशाह से चौसा और कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद मारा मारा इधर उधर फिर रहा था। उसके पास कोई स्थायी राज्य नहीं था। ऐसे ही समय में 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हमीदा बानो बेगम की कोख से अकबर का जन्म हुआ। इस समय हुमायूं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपने पुत्र जन्म की खुशी सिर्फ कस्तूरी बांटकर ही जाहिर की। यहाँ से हुमायूं ईरान चला गया और अकबर को अपने भाई अस्करी के पास छोड़ गया। हुमायूं इस तरह विषम परिस्थितियों के अंदर अकबर का पालन पोषण किया। हुमायूं ने अकबर की शिक्षा की भी वह समुचित व्यवस्था नहीं कर सका। 1551 ईस्वी में हुमायूं ने अकबर को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया और उसका विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया से कर दिया। हुमायूं ने अकबर को अनेक युद्धों के अंदर अपने साथ रखा। इसके अलावा हुमायूं के भारत विजय के अभियानों में भी अकबर ने सक्रिय भाग लेते हुए युद्ध का पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया था। सरहिंद पर विजय प्राप्त करने के पश्चात हुमायूं ने अकबर को युवराज घोषित कर दिया तथा दिल्ली विजय के बाद अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाकर बैराम खां को उसका संरक्षक बना दिया। इसी दौरान 24 जनवरी 1556 को जब हुमायूं दिल्ली के किले स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था तो उसका पैर फिसल गया और 26 जनवरी को उसकी मृत्यु हो गई। जब हुमायूं की मृत्यु हुई, इस समय अकबर कालानौर नामक स्थान पर सिकंदर सूर के विरुद्ध सैनिक अभियान में व्यस्त था। वहीं उसे पिता की मृत्यु का समाचार मिला। बैराम खां ने 14 फरवरी 1556 को कालानौर में ही अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। अकबर ने बैराम खां को मुगलों के प्रति की गई सेवाओं के कारण खानखाना तथा उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। इस तरह से जब अकबर राज सिंहासन पर बैठा तो उसके पास न तो स्थायी राज्य था, न ही कोई स्थायी सेना थी, न ही कोई प्रशासनिक ढांचा था। उसका राज्य सिर्फ दिल्ली और आगरा के सीमित क्षेत्र में था और ये दोनों प्रदेश भी पूर्णतः उसके अधिकार में नहीं थे। सूरवंश का सिकंदर शाह अभी पूर्ण रूप से हार नहीं मान रहा था। अफगान शासक आदिल शाह तथा उसके महत्वाकांक्षी हिंदू वजीर हेमू ने दिल्ली और आगरा पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके अलावा उड़ीसा, बंगाल, गोडावन, गुजरात, मालवा स्वतंत्र हो गए थे। राजपूताना के जो राजपूत नरेश थे वो भी अपने आप को दिल्ली से स्वतंत्र मानते थे। काबुल और गजनी पर भी मिर्ज़ा हकीम का अधिकार हो गया था। तो अकबर के पास जब वो शासक बना उस समय कोई स्थायी राज्य नहीं था, अनेक कठिनाइयाँ थी, लेकिन इन कठिनाइयों का सामना उसने अपने संरक्षक बैराम खां के सहयोग से आसानी से पा लिया। अकबर के विजय अभियान। अकबर ने सबसे पहले जो विजय अभियान शुरू किया वो दिल्ली से शुरू किया। अक्टूबर 1556 में हेमू ने दिल्ली के मुगल प्रशासक तारदी बेग को हराया। इसके बाद हेमू ने दिल्ली, गंगा और दोआब का जो प्रदेश था उस पर विजय प्राप्त कर ली थी, अधिकार कर लिया था। उसने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया और स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। बैराम खां ने इस स्थिति का सामना करने के लिए तत्परता से कदम उठाए। हेमू दिल्ली में अपनी स्थिति मजबूत कर पाता, इससे पहले ही बैराम खां ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया और इन दोनों के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। दोनों सेनाओं ने
वीरता से युद्ध किया। हेमू विजय के कगार पर ही था कि एक तीर उसकी आंख में लगा और वह बेहोश हो गया। इससे उसकी सेना में भगदड़ मच गई। हेमू को बंदी बना लिया गया और तत्पश्चात बैराम खान ने उसका वध कर दिया। इस तरह से दिल्ली पर अकबर का पानीपत के द्वितीय युद्ध के द्वारा पुनः अधिकार हो गया। पानीपत की विजय के बाद अकबर ने मेवात, अजमेर, ग्वालियर तथा जौनपुर पर विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ा ली। अकबर ने 1562 ईस्वी में अब्दुल्ला उज़्बेक को मालवा पर अधिकार करने के लिए भेजा। मालवा का इस समय शासक बाज बहादुर था और उसको पराजित कर दिया। इसी प्रकार 1562 ईस्वी में आमेर के शासक बहारमल ने अधीनता स्वीकार कर ली तथा उसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इस प्रकार राजपूतों के साथ उसने मित्रता की नीति की शुरुआत कर दी। इसी दौरान मिर्ज़ा शरफुद्दीन हुसैन ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया। 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर आक्रमण किया और वहाँ की शासिका रानी दुर्गावती व उसके पुत्र वीर नारायण ने मुगलों का बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और अंत में पराजित हुए। 1568 में चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण किया। आक्रमण के समय वहाँ के शासक उदय सिंह ने दुर्ग को जयमल और पत्ता को सौंपकर स्वयं गिरवा की पहाड़ियों यानी उदयपुर चले गए, जहाँ उन्होंने उदयपुर के नाम से नई राजधानी बसाई। राजपूत योद्धाओं जयमल व पत्ता के नेतृत्व में वीरता से सामना किया, लेकिन 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो गया। दुर्ग की विजय के पश्चात दुर्ग के अंदर जो लोग थे उनका कत्लेआम कर दिया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। चित्तौड़ विजय के बाद रणथंभौर के सुरजनहाड़ा ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1569 में कालिंजर पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। 1570 में जोधपुर पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। बीकानेर के शासक कल्याणमल व जैसलमेर के हर्राय ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। इस तरह से लगभग संपूर्ण राजपूत राज्यों पर अकबर ने अपना अधिकार कर लिया। जिन राज्यों ने अधीनता स्वीकार कर ली उनको मित्र बना लिया और जिन राज्यों ने अधीनता स्वीकार नहीं की उनको युद्ध द्वारा सैनिक विजय से अपने राज्य के अंदर मिला लिया, अधीनता स्वीकार करवा ली। राजपूताना के बाद अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर खां को वह 1576 में बंगाल के दाऊद खां को परास्त कर अपना अधिकार कर लिया। अकबर व महाराणा प्रताप चित्तौड़ की पराजय के 4 वर्ष पश्चात 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका बेटा राणा प्रताप मेवाड़ का शासक बना। राणा के पास न तो कोई साधन थे न ही कोई क्षेत्र था, फिर भी उसने अपने वंश के गौरव एवं पद की प्रतिष्ठा और राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने का दृढ़ संकल्प किया। अतः प्रताप ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार करने के लिए सेना को संगठित किया, लेकिन अकबर ने उसे परास्त करने के लिए अनेक अभियान किए। 1576 में अकबर ने आमेर के कुंवर मान सिंह आसिफ खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेजी। मान सिंह ने मेवाड़ में खमनोर के निकट हल्दी घाटी के मैदान में पहुंचकर डेरा डाल दिया। उधर महाराणा प्रताप भी अपने सैनिकों के साथ मैदान में आ डटा। 18 जून 1576 को दोनों सेनाओं के मध्य हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध का परिणाम कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि अकबर ये चाहता था कि राणा को पराजित करके बंदी बनाया जाए। न तो उसे बंदी बनाया जा सका, न ही उसे मारा जा सका। भीलों और राजपूत सरदारों की सहायता से प्रताप छापामार युद्ध करते हुए लगातार अकबर के लिए कठिनाइयां पैदा करते गए। अकबर ने भी लगातार महाराणा प्रताप के खिलाफ अनेक अभियान किए, जिनका नेतृत्व शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खान खाना, जगन्नाथ कछवा आदि ने किया। प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया और संघर्ष जारी रखा।
इस समय महाराणा प्रताप को भामाशाह और ताराचंद द्वारा आर्थिक रूप से सहायता दी गई। प्रताप ने धैर्यपूर्वक साहस के साथ मुगलों से लोहा लेता रहा। फलतः जनवरी 1597 में अपनी मृत्यु तक प्रताप ने मांडलगढ़ तथा चित्तौड़ के अतिरिक्त समस्त मेवाड़ पर अपना पुनः अधिकार कर लिया। इस तरह से अकबर महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर पाया। जब अकबर ने दिल्ली, आगरा, राजपूताना, गुजरात, मालवा यानी लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना अधिकार कर लिया, तो उसने जो उत्तर पश्चिम के प्रदेश थे उनको विजय करने की नीति अपनाई और उसके लिए उसने अभियान शुरू किए। 1585 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल में हाकिम मिर्ज़ा शासन कर रहा था। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई तब तक अकबर ने वहाँ हस्तक्षेप नहीं किया। 1585 ईस्वी में हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। कश्मीर का शासक यूसुफ खां था। 1586 में अकबर ने भगवंत दास जयपुर का जो राजा था उसके नेतृत्व में एक सेना भेजी और कश्मीर ने भी उसके साथ संधि द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली। 1590 में सिंध विजय कर ली और 1595 में कंधार तथा बलूचिस्तान पर भी विजय प्राप्त कर ली। अब उसने भारत के उत्तर पश्चिम प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने के लिए दक्षिण भारत के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया और दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार करने के पश्चात अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दक्षिण की ओर रुख किया। सबसे पहले उसने दक्षिणी राज्यों में अपने शिष्टमंडल भेजे और किंतु खानदेश के शासक अली खां के अलावा किसी भी दक्षिणी शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जो शिष्टमंडल भेजे उनमें सिर्फ एक ही शासक था खानदेश का जिसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, बाकी राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इसका परिणाम ये रहा कि उसने दक्षिण में सैनिक अभियान किए और सबसे पहले अहमदनगर पर उसने अभियान किया। अहमदनगर पर उस समय चांद बीबी शासन कर रही थी। 1595 में मुराद के नेतृत्व में मुगल सेना ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। चांद बीबी ने वीरता से युद्ध लड़ा, परंतु अंत में बरार का प्रदेश मुगलों को देकर उसने संधि कर ली। लेकिन कुछ समय पश्चात चांद बीबी के राज सत्ता से हटते ही अहमदनगर के अमीरों ने संधि को तोड़ते हुए बरार पर हमला कर दिया। इस पर पुनः अहमदनगर पर आक्रमण किया गया और अहमदनगर को पराजित कर दिया गया। 1599 में स्वयं अकबर दक्षिण की ओर गया तथा खाना के साथ शाहजादा दानियल को अहमदनगर भेजा गया और 1600 ईस्वी में अहमदनगर को पूर्णतः विजित कर लिया गया। असीरगढ़ का विजय। असीरगढ़ का आक्रमण अकबर का अंतिम आक्रमण था। वहाँ के शासक मीरन बहादुर ने अधीनता स्वीकार नहीं की। इस पर स्वयं अकबर बुरहानपुर पहुँचा और इस पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात मुगल सेना ने असीरगढ़ पर आक्रमण किया और लंबे घेरे के बाद अंत में 1601 में अकबर ने असीरगढ़ के दुर्ग को भी जीत लिया। ये अकबर का अंतिम सैनिक अभियान था। 1605 ईस्वी में अकबर बीमार हो गया और अक्टूबर 1605 में अकबर का देहांत हो गया। अकबर को सिकंदरा जो कि आगरा में स्थित है वहाँ पर दफना दिया गया। इस प्रकार अकबर ने जब राज्य प्राप्त किया था उस समय दिल्ली और आगरा का छोटा सा प्रदेश था वो भी उसके हाथ से छिन गया, लेकिन अपनी योग्यता और बैराम खां के सहयोग से उसके बाद उसने राजपूतों से मित्रता की नीति अपनाई और इस तरह से संपूर्ण भारत के उत्तर पश्चिम और दक्षिणी भाग पर विजय प्राप्त करके एक विशाल व स्थायी मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत के अंदर कर दी। धन्यवाद।